मैं अलका मैम आप लोगों के अपने YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को APJ अब्दुल कलाम की कुछ मोटिवेशनल बातें बताती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1945 के समय की बात है, जब वह बाल्यावस्था में थे, बाल्यावस्था से किशोरावस्था की अवस्था में थे, तो उन्हें जो है बड़े स्कूल में पढ़ने की बहुत इच्छा थी, परंतु घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो घर में वो थोड़ा निराश रहते थे। घर में उसके माँ बाप ये समझ रहे थे कि उनकी क्या इच्छा है, तो उनके माँ पिता ने जो है एक अच्छे स्कूल में जो है उनका दाखिला करवा दिए शहर में। APJ अब्दुल कलाम जब वहां गए तो उन्हें जो है अपने गांव, अपने माँ बाप का याद सताने लगा। उनका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। तो एक दिन जो है किसी कारणवश जो है या भूल चूक में ही एक अपने से सीनियर क्लास जो कि मैथ की कक्षा थी, गणित की कक्षा थी, उसमें चले गए। तो शिक्षक ने उन्हें पहचान लिया और शिक्षक ने उन्हें बहुत बुरा भला किया कहा और ये बोले कि जब तुम अपनी कक्षा को नहीं पहचान सकते तो तुम क्या पढ़ोगे, ऐसा करो तुम अपने गांव लौट जाओ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को थोड़ा सा लग गया, तो उन्हें ऐसा लगा कि जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि अच्छा लगे। ठीक है, उनसे उनको थोड़ा सीख मिला और जो है उन्होंने ऐसा ही किया। अपने पढ़ाई में जो है दिन दुना रात चौगुना करके उन्होंने मन लगाकर पढ़े। जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो सभी विषयों में जो है उनकी जो है अच्छी मार्क्स आई, परंतु मैथ में उनकी 100 में 100 आई। और इस कारणवश जो है उनके जो टीचर जो कि बुरा भला कहे थे, उन्हें जो है सभी विद्यार्थियों के सामने बोले कि यह एक दिन लड़का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और आप लोग सभी जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है कितने बड़े महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद, कितने बड़े बने जाएंगे लेखक के रूप में। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है ऊंचाई की मंजिल तो भाग्य वालों के साथ होती है। ऊंचाई की मंजिल तो भाग्य वालों के साथ होती है, परंतु जिन्हें यह मंजिल नहीं मिल पाती वह गिरकर ही संभलते हैं, और जो संभलते हैं तकदीर उन्हीं के हाथ में होती है। तो APJ अब्दुल कलाम ने ही ऐसा ही किया और तकदीर उनके हाथ में हो गई। तो इस तरह से आइए आज हम लोग जो है फिर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में जो है अनुच्छेद जो है 51A तक हम लोगों ने देख लिया था। इसके आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है पार्ट यानी भाग, जो कि 22 भाग है। तो भाग 1 में हम लोग पढ़े थे राज्य का गठन यानी निर्माण, सीमा, ये सब जो है, जो कि 1 से 4 अनुच्छेद 1 से 4 में चर्चा थी। आगे देखते हैं भाग 2। भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से 11 है, नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार।
अनुच्छेद 12 से 35 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उसके बाद आइए भाग 4A में। भाग 4A में 4A या 4 का मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 क में। इंपॉर्टेंट आपका जो है ये वाला एग्जाम में, यहां से लेकर ये वाला और ये वाला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य किस भाग में। अब आइए भाग 5 जो है, इसमें जो है केंद्र की बात है। ठीक है, जो कि आपका अनुच्छेद केंद्र, ठीक है, अनुच्छेद 52 से, ठीक है, या संघ की कही संघ क्षेत्र, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक संघ की चर्चा है। भाग 6 में ये राज्य क्षेत्र की चर्चा है। इसमें राज्य क्षेत्र जो है अनुच्छेद 152 से 237 तक। उसके बाद भाग जो है 9, भाग 9 में जो है आपका पंचायती व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था, इसका जो है ये अनुच्छेद 243 का से लेकर खा ग घ अंग चो छो ये सब है। भाग 9A में, चूंकि ये रोमन में लिखते हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। नगर पालिका, नगर पालिका अनुच्छेद 243 ता में, ता से लेकर स्टार्ट है। अब भाग 11 केंद्र राज्य संबंध है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध जो है अनुच्छेद 243 से 263 तक। अब आ जाइए भाग 15 निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324, ठीक है। उसके बाद आ जाइए भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343। भाग 18 आपातकाल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20, भाग 20 में आपका जो है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन और अनुच्छेद 368।
तो ये आपका इंपॉर्टेंस जो है भाग हो गए, और या किस किस अनुच्छेद में आते हैं इसकी चर्चा जो हम लोग कर लिए, जो कि इम्पोर्टेंट ये भी है, बहुत पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट आपका 15 है, 17 है, फिर 20 है, 18 भी है। तो ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार है, भाग 4A है मौलिक कर्तव्य है, 51 क में है चर्चा। अब कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो 11 है, ठीक है। और किस देश से लिया हुआ है तो रूस से लिया गया है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है, भाग 9A में जो है नगर पालिका है, ठीक है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है, भाग जो है 15 में जो है निर्वाचन आयोग है, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में जो है आपात जो है काल है, और भाग 20 में संविधान संशोधन। पढ़ते हम लोग 51A तक देखे थे, 51A जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। इसकी चर्चा है, होंगे। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, और उनकी पत्नी जो है द्वितीय नागरिक। अगर कोई महिला बनती है तो वह प्रथम नागरिक, और उनके हस्बैंड जो है द्वितीय नागरिक। यानी राष्ट्रपति चाहे मेल हो या फीमेल हो, वह प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। तो यह किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है तो अनुच्छेद 53 में। आइए अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग। यह महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। महाभियोग जो है 4 व्यक्ति पर लगता है महाभियोग, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर है, सर्वोच्च न्यायालय पर है, और भी है, ठीक है। तो ये जो है 4 व्यक्ति पर जो है ये अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, यानी राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति अगर जो है संविधान का किसी भी प्रकार का अगर उनसे उल्लंघन हो जाता है तो 14 दिन पूर्व उनको जो है सूचना दे दी जाती है। संसद के अगर किसी भी सदन में 1/4 जो है हस्ताक्षर के द्वारा जो है 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है कि आपके द्वारा ये जो है आपका उल्लंघन किया गया है, आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। तो 1/4 जो संसद के किसी भी सदन का मतलब है चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। अब जो है चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में 1/4 सदस्य के द्वारा जो है इनको जो है 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है। अब चाहे लोकसभा में, अब वह जो है लोकसभा चाहे राज्यसभा में 2/3 बहुमत द्वारा वह पास हो जाता है। फिर वही जो है चाहे किसी भी सदन में, चाहे वो जिस सदन में वह 2/3 बहुमत से पास हुआ है वह दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत द्वारा पास हो जाता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या समझी जाती है, पूरी समझी जाती है, और इस प्रकार राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ता है। परंतु भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। तो ये महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 61 के तहत है। आइए अब उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति। भारत का एक
उपराष्ट्रपति। यानी एक जो है भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में। अब अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार। राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार, क्योंकि यह तीनों थल, जल और वायु सेना के मालिक भी होते हैं, और राष्ट्रपति को क्षमा करने का भी अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत। आइए फिर देखते हैं अनुच्छेद 74 में। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। जिसका प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होंगे। यानी मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 74 में। ठीक है। और जिसका प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आइए फिर जो है अगला देखते हैं अनुच्छेद 76, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। यानी भारत सरकार को सलाह देने के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किसे कहा जाता है? किया जाता है महान्यायवादी। और जो है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। तो एक जो है महान्यायवादी होंगे केंद्र स्तर पर। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा की गई है। जिसका काम क्या है? भारत सरकार को कानूनी सलाहकार के रूप में, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। और जो है ये महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अब आइए अनुच्छेद 79, संसद यानी पार्लियामेंट। ठीक है। केंद्र स्तर पर पार्लियामेंट है जो कि दिल्ली में है। ठीक है। तो ये संसद का जो है किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो 79। और इसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अब आइए जाके अनुच्छेद 80 जो कि राज्यसभा, और अनुच्छेद 81 जो कि लोकसभा से। तो याद रखना है अनुच्छेद 79 संसद, और संसद के 3 अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा चूंकि उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, इसलिए उच्च सदन पहले हो गया 80, और उसके बाद जो है निम्न सदन। ठीक है। अनुच्छेद 81 यानी लोकसभा। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 93, लोकसभा के अध्यक्ष एवं
उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा किसमें है? तो अनुच्छेद 93 में, 93 में। ठीक है, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदन कौन कौन हो गए? तो दोनों सदन हो गए लोकसभा और राज्यसभा। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में। आइए फिर देखते हैं अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। यह धन विधेयक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कहाँ पास होता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पास होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, धन विधेयक कहाँ पास होते हैं? तो धन विधेयक केवल जो है लोकसभा में ही पास होते हैं। अब आइए अनुच्छेद 112 बजट। बजट यानी वित्त विधेयक। ठीक है, कब पास होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यानी बजट जो है 1 अप्रैल से, ठीक है, 31 मार्च तक ये बजट। ठीक है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 112 में। आइए फिर देखते हैं अनुच्छेद 123। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123। अब यह अध्यादेश क्या है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, जब संसद के दोनों सत्र जो है नहीं चल रहे होते हैं, तो उस समय विषम परिस्थिति में कुछ ऐसा नियम कानून बनाना होता है। तो राष्ट्रपति जो है अपना जो है ये नियम, उस समय राष्ट्रपति को यह शक्ति दी जा सकती है। ठीक है, और राष्ट्रपति के अंतर्गत यह शक्ति दी जाती है। लेकिन अगर जो है 1.5 महीना यानी 6 सप्ताह में अगर संसद इस पर मुहर लगा देता है, 6 सप्ताह यानी 1.5 माह में, तो यह पास हो जाता है, वरना यह अपने आप जो है खत्म हो जाता है। यही है, तो राष्ट्रपति को एक पावर मिलता है अध्यादेश जारी करने का। ठीक है, जब संसद का सत्र नहीं चल हो रहा होता है। लेकिन वह कब, अगर जो है संसद उस पर मुहर नहीं लगा पाते हैं, अगर नहीं उसको पारित करते हैं, तो वह अपने आप खत्म हो जाता है। और उसकी कितने दिन तक स्वीकृति रहती है? तो जो है 1.5 महीना यानी 6 सप्ताह तक। तो राष्ट्रपति का ये अध्यादेश है। आइए जो है फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यानी एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट होगा, वह किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, एक जो है एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 148 से 151 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत है?
तो अनुच्छेद 148 से 151 तक है। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। और राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और राज्यपाल 1 से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल जो है बन सकते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है राज्यपाल एक राज्यपाल होंगे किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति। राज्य में राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति वह किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद का गठन। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का गठन। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री होगा या होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। कहने का मतलब है कि जिस तरह हम लोग 74 में पढ़े 74 में कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक केंद्र स्तर पर एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा और उस जिसका प्रधानमंत्री होगा। और यहाँ पर आ जाते हैं अनुच्छेद 163 में कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए जो है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन जो है होगा, जिसका प्रधान कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद जो है अनुच्छेद 168 विधानमंडल। जिस तरह वहां 79 में यानी 79 में एक संसद यानी पार्लियामेंट की व्यवस्था थी, राज्य स्तर पर 168 में जो है हर राज्य में एक विधानमंडल होगी। विधानमंडल में 170 में विधान परिषद, जिसको हम लोग विधान परिषद एमएलसी कहते हैं, मंत्रिपरिषद। जैसे वहां राज्यसभा था, यहाँ विधान परिषद यानी उच्च सदन। और अनुच्छेद 171 अनुच्छेद 171 में जो है विधानसभा, ये जो है उच्च सदन है। विधान परिषद उच्च सदन है, जिस तरह वहां राज्यसभा थी, यहाँ जो है विधान परिषद है। और 171 यानी विधानसभा राज्य स्तर पर, ठीक है, जो कि वहां लोकसभा थी। और ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन और ये निम्न सदन। और ये राज्य स्तर पर वहां का जो है केंद्र में संसद और यहाँ विधानमंडल बोला जाता है। और आगे जो है 171 के बाद अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में जो है
एक उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है, एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो अनुच्छेद 214 में। ठीक है, जिस तरह जो है 124 में सुप्रीम कोर्ट था, सर्वोच्च न्यायालय, तो देखिए 124 ये सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और इसी को जो है देखिए 2 फिर 1 एक उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट 124 में, इसी का उल्टा पुल्टा स्वरूप है। ठीक है, 214 में एक उच्च न्यायालय। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, क्योंकि भारत जो है आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और हम लोग जो है राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग अपनाए थे 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हम लोग जो है इसको अपनाए थे, राष्ट्रीय ध्वज, जिसका डिजाइन जो है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली वेंकैया, पिंगाली वेंकैया के द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, और उन्होंने जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किए थे। राष्ट्रीय ध्वज में जो है 3 रंग होते हैं, केसरिया, केसरिया रंग जो है जागृति, शौर्य और यो है शौर्य और त्याग का प्रतीक है। जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक जो है केसरिया रंग को कहा जाता है। सफेद जो है, सफेद जो है पवित्रता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। और गहरा हरा रंग जीवन समृद्धि का है, जीवन समृद्धि का प्रतीक है। अब सफेद के बीच में जो है चक्र होते हैं, 24 तिल्ली के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यानी 24 तीलियां, 24 तीलियां होती है सफेद में। ये गहरे जो है नीले रंग के होते हैं, गहरे नीले रंग के होते हैं। सफेद में बीच में एक चक्र होता है, ठीक है, जो कि गहरे नीले रंग के होते हैं। और यह गहरे नीले रंग धर्म एवं ईमानदारी, धर्म एवं ईमानदारी के प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज जो है और जिनका अनुपात जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय ध्वज तो देख लिए हम लोग, अब जो है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह को हम लोग अपनाए थे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को
सारनाथ में अशोक के शीर्ष स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ में जो है अशोक के शीर्ष स्तंभ से लिया गया है और राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। अब राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम। राष्ट्रीय गान को हम लोग जो है अपनाए थे 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को जो है लिखने वाले कौन थे? जनगण मन। तो जनगण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में जो है पहली बार गाया गया था। कलकत्ता में 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था और इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और यह कुल जो है 13 पंक्ति की होती है। कुल कितने पंक्ति की होती है? 13 पंक्ति की होती है। और इसको जो है गाने में कुल कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड गाने में लगता है, लेकिन अगर संक्षिप्त रूप यानी लघु रूप में 20 सेकंड लगता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान को जो है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, अपनाया गया। उसके बाद जो है ये पहली बार जो है कलकत्ता के 1911 अधिवेशन में जो है गाया गया था। उसके बाद कुल 13 पंक्तियां होती है और जो है इसको गाने में जो है कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है और लघु रूप में जो है 20 सेकंड लगता है। अब राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है राष्ट्रीय गीत को लिखे थे। यह भी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था 1896 ईस्वी में। और जो है इसको अपनाया कब किया? तो 26 जनवरी 1950 को। और इसको गाने में जो है 1 मिनट 5 सेकंड यानी कुल जो है 65 सेकंड इसको गाने में समय लगता है। आगे देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग को जो है 22 मार्च 1957 22 मार्च 1957 में जो है राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। और यह जो है इसमें 22 मार्च 1957 को। और इसका कैलेंडर क्या है? शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, जो कि शक संवत की देन है? कनिक्स की देन थी। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में जो है जब हम लोग पढ़ेंगे कनिक्स को तो जो है यह शक संवत लाने वाले कौन थे? तो शक संवत जो है कनिक्स की देन थी। ठीक है, और राष्ट्रीय पंचांग जो है कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को, जिसमें जो है ये शक संवत में 365 दिन 12 माह का उल्लेख। राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। और यह जो है किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, जिसमें 365 दिन और 12 महीने लगते हैं। तो अगर जो है आप लोगों का मेरा वीडियो जो है अच्छा लगे तो इन्हें जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।